हेलो टू ऑल, A1 बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ने के लिए इसमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है, इसको हम लोग देखेंगे। तो बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी, तो हमारे पिछले वीडियो जो आप लोग देखिएगा, मैंने लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। तो वहाँ पे जो हम बताएं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, कुछ बहुत बड़े प्लांट है, बहुत बड़े एनिमल हैं। तो इन सभी को मिला करके एक बनती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द नंबर एंड वैरायटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड other organism that exist in an ecosystem, is known as बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो कह रहा है कि द नंबर एंड वैरायटी किसकी? प्लांट्स की भी हो, प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, और अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें अदर में क्या है? अदर में बहुत सा एल्गी हैं, फंजाई हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? एक पूरे होल इकोसिस्टम की बात करें तो ये बनेगा आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ कि इट इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी, इट इज मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ organism present in different ecosystem। तो जो वैरायटी का जो अगर हम मेजर करना चाहें, वैरायटी अगर कौन वैरायटी, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है, जो माइक्रो है, मैक्रो है ना, तो इनकी जो अलग अलग इकोसिस्टम होगी, वो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की होगी। ठीक है, देखिए और आगे, द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर किसी बायोडाइवर्सिटी में, किसी इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस, मतलब उनकी संख्या घट रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ के उनके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है। तो कहेंगे द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड ऑन द climatic
क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम देखिए, ये हम देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ पे ये इक्वेटर है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये इक्वेटर। तो हमको पता है कि अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ें या साउथ पोल की तरफ बढ़ें, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल बर्फ मिलेगा, केवल बर्फ मिलेगा। जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ता है? इक्वेटर पे, या यूँ कहें कि इक्वेटर पे सनलाइट अधिक पड़ता है। तो इक्वेटर पे सनलाइट अधिक पड़ेगा तो यहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे बरसात भी होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजिंग होता रहेगा। ठीक, हमारे कहने का मतलब यह है कि यह इक्वेटर पे जितने भी इस एरिया में जितने भी कंट्रीज पाए जाएंगे इस इक्वेटर पे, या जितना भी रीजन पाया जाएगा इस इक्वेटर पे, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल क्या हो रहा है? यहाँ पर रेनफॉल अधिक है। क्या है? रेनफॉल अधिक है। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा कम होता रहेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमेशा कम होगा। रीजन अभी डिस्कस कर रहे हैं। और उसी तरह जब हम लोग इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? घटेगी। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, when we move from equator to south pole the biodiversity will be decreased, and when we move from equator to north pole biodiversity decrease, because जब आप किसी एक पोल की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डाउन होगा। क्यों बायोडाइवर्सिटी घट रही है? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -डिग्री पे है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -डिग्री पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, when we move from equator to pole, वो पोल किसी की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? नॉर्थ पोल या साउथ पोल। द टेम्परेचर will be decrease, so the biodiversity will be decrease। भाई जहाँ पे कंडीशन एक ही तरह होगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट एक ही तरह होगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? जहाँ पर बहुत सारा बर्फ जमा हो, वहाँ पे जरा सोचिए कि छोटे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं क्या? सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, या करेंगे भी तो उनका अमाउंट जो होगा, वो संख्या में जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, अगर हम किसी बायोडायवर्सिटी की, किसी एक इकोसिस्टम की बात कर लें और उसकी एक बायोडायवर्सिटी की बात कर लें, तो वहां पे हमने बोला कि बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी क्या है? तो नंबर ऑफ plants, animal and other organism, यही है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, उसको अगर हम स्टडी करना हो तो हम उसको अलग अलग करने के लिए क्लासिफाइड करेंगे, ठीक। उसको अलग अलग हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो आगे का जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है टेक्सोनॉमी। क्या है? टेक्सोनॉमी क्या होता है? तो टेक्सोनॉमी है बच्चा कि टेक्सोनॉमी, इसका डिफिनेशन ही हो सकता है, टेक्सोनॉमी इज defined as the science dealing with identification, nomenclature, and classification of organism, क्या कर रहा है? हम अभी बताए हैं आपको कि जो किसी एक इकोसिस्टम में, या यूं कहें कि किसी एक बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें, या एक इकोसिस्टम की बात करें जहां पे एक बायोडायवर्सिटी हम मेजर करने जा रहे हैं, मापने जा रहे हैं, तो वहां पे आसपास पाए जाने वाले जितने भी एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, क्या उनको हम पूरी जानते हैं? तो कहेंगे पूरा तो हम नहीं जानते हैं कि उस एरिया में क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो उनकी संख्या को मेजर करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वहां की टेक्सोनॉमी हमको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेक्सोनॉमी हमको स्टडी करने पड़ेगी। अब टेक्सोनॉमी का क्या चीज है? टेक्सोनॉमी डिफाइन, मतलब टेक्सोनॉमी का एक हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। लेकिन जो टेक्सोनॉमी टर्म था, टेक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडे कंडोले साहब, हम कंडोले लिख दे रहे हैं, कंडोले साहब के द्वारा टेक्सोनॉमी टर्म दिया गया था।
अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी तो है वो एच शांतपाऊ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें, टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी के डिफरेंट टाइप होते हैं। पहला जो होता है अल्फा टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी। तो जो अल्फा टेक्सोनॉमी है ये क्या चीज है? तो अल्फा टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग जो भी क्लासिफाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो उसका क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस होता है। मतलब किसी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, या आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of organism on the basis of only morphological character, morphological character is called अल्फा टेक्सोनॉमी। क्लियर है? पहला क्या है? अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, किसके आधार पर? एक आधार होना चाहिए ना, किसी का कंपैरिजन करने के लिए कोई आधार होता है ना। तो अगर हम वो आधार मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम अल्फा टेक्सोनॉमी। दूसरा होता है आपका बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी क्या है? बीटा टेक्सोनॉमी में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइटोलॉजिकल, पेनिनोलॉजिकल या उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग बीटा टेक्सोनॉमी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व not only morphological character but it also involve anatomical, cytological, palynological
पैनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, and other character. It is known as अल्फा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी को हम लोग बायोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इट आल्सो known as biosynthesis। इट आल्सो नोन एज बायोसिंथेसिस। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं, कह रहा है कि यहाँ पे अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या था? अल्फा टेक्सोनॉमी में था कि केवल उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, क्लासिफाई और उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। लेकिन बीटा टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ उसके आंतरिक संरचना, उसके साइटोलॉजिकल, उसके पैनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। आगे देखते हैं, एक और टेक्सोनॉमी है ओमेगा टेक्सोनॉमी। तीसरा है आपका ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये एक ऐसा टेक्सोनॉमी है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या था ये देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दिस इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस टेक्सोनॉमी characterized by identification, classification and nomenclature of organism on the basis of their evolutionary trend। तो ये तीन तरह के टेक्सोनॉमी है, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी में हम लोग मॉर्फोलॉजी के आधार पर किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं या नॉमेनक्लेचर करते हैं। बीटा टेक्सोनॉमी में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है। ओमेगा टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग कितने हैं और उसके पहले वो कहाँ से उसका वो बिलोंग करता है, ठीक, उसका जीन लेवल क्या होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। एक और टर्म आता है सिस्टमैटिक। एक टर्म आता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक
हम अगर एक शब्द में अगर बताएं आपको तो सिस्टमैटिक है टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी ट्रेंड। अगर हम किसी का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं विथ इवोल्यूशनरी ट्रेंड के साथ में रख करके हम सब कुछ अगर ये काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा सिस्टमैटिक। ठीक, तो एक लाइन में इसका डिफिनेशन ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं टेक्सोनॉमिक की। टेक्सोनॉमिक की, या इसे कहेंगे की फॉर आइडेंटिफिकेशन। की फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो उसमें क्या आता है, पहला आपका आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, दूसरा आपका टाइपिफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे नॉमेनक्लेचर, दूसरा आपका हो जाएगा आपका टाइपिफिकेशन। दूसरा हो जाएगा टाइपिफिकेशन। तो देखिए नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर पहला नॉमेनक्लेचर तो कहेंगे नॉमेनक्लेचर is the science of providing distinct and proper name to organism as per the established universal practice and rule। ठीक है, मतलब अगर किसी का नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर क्या है कि उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो जो यूनिवर्सली मतलब कोई रूल्स बनाए होंगे। जैसे ICBN हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक नाम होगा जो यूनिवर्सली मतलब पूरा जितनी हम कंट्री है सारे कंट्रियों में वही इसी नाम से वो जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर ही पूरा एक अलग है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे
नॉमेनक्लेचर में रूल की बात करें तो एक होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखते हैं उसको। बायनोमियल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसका ये पहली बार ये क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्लस लिनियस साहब ने लिया था। तो हम लिख रहे हैं कि दिस system of classification introduced by Carolus Linnaeus। तो इसमें क्या होता है, देखिए, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम। फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम होगा विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और पहला जो होगा वो उसके जेनेरिक नेम होगा। देखिए, द फर्स्ट नेम इज जेनेरिक written by नहीं, with a capital letter which show genus name, ठीक है। एंड सेकेंड इज द नेम इज द specific name indicating the species name। species। ठीक है, कह रहा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं। एक लेटर होता है, पहला जो लेटर होता है वो जेनेरिक नेम होता है, जिसका पहला लेटर जो लिखा जाता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो पहला क्या शो करेगा? जीनस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम में जो पहला वर्ड होता है, वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद से सारे लेटर क्या होते हैं? स्मॉल में होते हैं। लेकिन पहला जो वर्ड होता है वो शो करता है जीनस नेम, और दूसरा जो वर्ड होता है वो शो करता है स्पीशीज नेम। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, द स्पीशीज नेम कैन बी
can be single और कंपाउंड, मतलब सिंगल भी हो सकते हैं और कंपाउंड में भी हो सकते हैं स्पीशीज नेम। नेक्स्ट देखेंगे, द स्पीशीज नेम कैन बी द स्पीशीज नेम कैन बी प्रिंटेड in italic, printed in italic, लेकिन it is underline in handwritten description, करा कि अगर किसी भी स्पीशीज का अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर वो कंप्यूटर से लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि उस स्पीशीज को क्या करेंगे, हम इटैलिक लेटर में करेंगे। लेकिन अगर हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो इटैलिक लेटर अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन उसको हम करेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे हम दें, एग्जाम्पल लिखें तो आप लोग देखिएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, या सोलेनम नाइग्रम। तो ये सोलेनम नाइग्रम क्या है, ये मकोय है, ये क्या है, आलू है। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे ये सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। तो सोलेनम का पहला जो हमने ये पहला वर्ड लिखा है, तो वो क्या, पहला वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल होंगे, आगे सारे स्मॉल होंगे। तो पहला जो शो करेगा वो क्या शो करता है, जीनस नेम। देखिए यहाँ पर ये जीनस है, सोलेनम हमने एक ही जीनस के दो अलग अलग स्पीशीज लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ही जीनस के दो अलग अलग स्पीशीज को हम लिए हैं। पहला लेटर देखिए सोलेनम है, सोलेनम का पहला लेटर क्या है, यस है, तो ये जीनस हो गया। लेकिन उसका यहाँ पे जो स्पीशीज हम लिखेंगे, तो स्पीशीज में आगे सारे स्मॉल लेटर ही रहेगा, आगे सब स्मॉल ही लेटर रहेगा। ठीक है, वो क्या है, अगला यानी कि जीनस के अगला वाला जो वर्ड शो करता है वो करता है स्पीशीज नेम। तो ये शो करता है स्पीशीज नेम। तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग स्पीशीज है, एक आलू की स्पीशीज है, एक मकोई की स्पीशीज है। ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। तो इस तरह के ये हमको लगता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे देखिए, एक और होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, इट कैरी सब स्पीशीज नेम इन द साइंटिफिक नेम,
साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये नेम, इसका एग्जाम्पल मतलब कहेगा कि इसमें क्या है, एक जीनस नेम तो होगा ही, स्पीसीज नेम होगा ही, तो बाइनोमियल होगा, लेकिन स्पीसीज नेम में भी एक सब स्पीसीज होगा, वो ट्राइनोमियल होता है। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ठीक है। यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ब्रेसिका क्या है, ब्रेसिका एक यहाँ पे जीनस है, ब्रेसिका क्या है, ब्रेसिका यहाँ पे एक जीनस है। ओलेरेसिया क्या है, इसकी एक स्पीसीज है, ओलेरेसिया क्या है, इसकी एक स्पीसीज है। कैपिटेटा क्या है, इसकी एक सब स्पीसीज है, एक सब स्पीसीज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एनिमल की बात करें, एनिमल की बात करें, कैर्वस स्प्लेंडेंस, कैर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इंडियन काऊ है, इंडियन काऊ। यहाँ पे देखिए, जो कैर्वस है वो क्या है, जीनस है। स्प्लेंडेंस क्या है, ये स्पीसीज है। स्प्लेंडेंस, दूसरा स्प्लेंडेंस क्या है, ये सब स्पीसीज है। एक और है एनिमल में, गोरिल्ला ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, वो आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। गोरिल्ला ये क्या है, ये एक वेस्टर्न, देखो एक ईस्टर्न गोरिल्ला होता है, एक वेस्टर्न गोरिल्ला होता है, तो ये जो है ये वेस्टर्न गोरिल्ला है, वेस्टर्न गोरिल्ला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कि ये पहला जो गोरिल्ला है वो जीनस है, दूसरा है स्पीसीज, और तीसरा है सब स्पीसीज, ठीक है। तो ये रहा आपका बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन टाइपिफिकेशन क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि नॉमेनक्लेचर टाइप एंड methodology known as
टाइपिफिकेशन। ठीक है, टाइपिफिकेशन क्या है? तो नॉमेनक्लेचर का जो टाइप है या मेथड जो यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइपिफिकेशन। ठीक है, ये टाइपिफिकेशन देखिए, टाइपिफिकेशन यहाँ पे हम आपको बताएंगे, टाइपिफिकेशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होलोटाइप, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। पहला होलोटाइप, दूसरा आइसोटाइप, तीसरा सिनटाइप, चौथा पैराटाइप, पांचवा लैक्टोटाइप, छठा नियोटाइप, सातवां ईपीटाइप, आठवां टोपोटाइप। ठीक है, तो ये 8 टाइपिफिकेशन में हम लोग 8 तरह के हम लोग पढ़ेंगे, 8 तरह के होते हैं। ठीक, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला स्टार्ट करते हैं होलोटाइप। पहला होलोटाइप, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर लिखिएगा। ठीक, ये नहीं कि वीडियो फ्री में है तो चलो ऐसे ही बक रहा है तो बक लेने दो या चाहे कुछ करो, ऐसा नहीं मतलब है। आप लोग एक प्रॉपर इसका नोट्स बनाइएगा। हम वीडियो तो आगे बनाते ही रहेंगे, लेकिन आप एक प्रॉपर नोट्स लिखते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आपको ये सब चीज़ें नीट लेवल पे या टीजीटी लेवल पे या पीजीटी लेवल पे कहीं का भी एग्जाम देंगे, बायोलॉजी का कहीं भी एग्जाम देंगे तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पार्टिकुलर स्पेसिमेन designated by the author to represent the type of a species मतलब कहने का मतलब है कि कोई आथर गया कहीं पे और उसको किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक स्पीसीज मिला, मतलब कुछ भी मिला, और वो ला करके रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे कहेंगे होलोटाइप। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे, होलोटाइप व्हेन पब्लिशिंग ए न्यू स्पीसीज, या इसको ऐसे कहें, इट इज नाउ essential to designate a holotype when publishing a new species। मतलब कोई आथर है, वो कहीं जाता है
और वहाँ से जो भी वो पाता है और उसको पब्लिश कराता है तो उसे ही सीधे सीधे हम कहेंगे होलोटाइप। ठीक। दूसरा है आइसोटाइप। दूसरा है आइसोटाइप। तो आइसोटाइप क्या कह रहा है? ए स्पेसिमेन which is a duplicate of the holotype, collected from same place, same time and same person। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई आथर किसी जगह पे गया और वहाँ पे वो एक कोई स्पीसीज लिया, कोई भी स्पीसीज जो अननोन था, तो अगर वो एक प्लांट तो मान लीजिए एक स्पीसीज के नाम पे तो वो अपना पब्लिशिंग करा रहा है। सही है? यहाँ तक एक अपने नाम से पब्लिशिंग करा रहा है। मान लीजिए चिनोपोडियम बथुआ ही है, चिनोपोडियम, इसको कहते हैं बथुआ। बथुआ का साग होता है, खाया जाता है। तो चिनोपोडियम है। किसी एक जंगल किनारे गया कोई आथर और वहां पर एक ठो बथुए का पेड़, ऐसे बथुआ देखा। बथुआ तो वहां पर रहा होगा तो बहुत सारा रहा होगा, तो उसने अगर वहां से जो स्पीसीज लेकर आया, ठीक, वो तो होलोटाइप हो गया। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि वहां पे वो गया होगा तो एक ही पेड़ बथुआ को उखाड़ के लाया होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहां पे वो क्या किया कि झोला भर करके बहुत सारे बथुआ के पेड़ जो पौधे होते हैं उस पौधों को निकाल के वो लाया, उखाड़ के लेकर आया। ठीक है। तो जो उसके पैरेलल जितने हैं उसका क्या, उसी को क्या कहेंगे? आइसोटाइप। आइसो मीन्स क्या होता है? समान ना, समान। तो ये समान मतलब होलोटाइप जो है वो एक हो गया और उसी के पैरेलल यानी कि सेम प्लांट कई ठो निकाल के लाया है उसी जगह से, उसी समय और उसी के द्वारा। मतलब एक ही आथर है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से और पर्टिकुलर टाइम पे जो निकाल के लाया कोई स्पीसीज, उसे कहेंगे आइसोटाइप। लेकिन आइसोटाइप क्या होगा? होलोटाइप का ही एक अल्टरनेटिव यानी कि डुप्लीकेट प्लांट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं सिनटाइप। नेक्स्ट देखते हैं सिनटाइप। अब सिनटाइप क्या होगा? anyone of two or more specimen cited by author when no holotype was designated,
कह रहा है कि कोई ऑथर है और वो ऑथर क्या कर रहा है, पब्लिश करा रहा है, लेकिन वो ये मेंशन नहीं कर पा रहा है कि होलोटाइप कौन सा है। वो मेंशन नहीं कर रहा है कि होलोटाइप कौन सा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिन टाइप। मतलब भूल गया, लेकर के आया और भूल गया, उसे कहेंगे सिन टाइप। एक है आपका पैराटाइप। पैराटाइप क्या कह रहा है, ए पैराटाइप इज ए स्पेसिमेन, ए पैराटाइप is a specimen cited in the protologue that is neither the holotype nor an isotype। कहने का मतलब यह है कि एक स्पीशीज जिसमें ये स्पीशीज ए है, जिसमें उसने स्पीशीज ए है और बी प्लस सी उसके आइसोटाइप है। ठीक, तो ये पूरा हो गया आपका एक ये होलोटाइप है। होलोटाइप के 2-3 और डुप्लीकेट प्लांट हैं, बी और सी है, ये होलोटाइप हो गया। सिन टाइप क्या हो गया कि आथर को पता ही नहीं है कि ये इसमें से ए बी सी में होलोटाइप कौन सा है। ठीक, या ऐसे यूँ कहें कि एक कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन में जो आथर है वो गया और एक प्लांट लिया जिसका नाम ए था। ठीक है, ए था, और एक ही प्लांट नहीं था, कई प्लांट था, A1 था, A2 था। ठीक, ये प्लांट लिया, उसी पॉलीथीन में उसने भाई अगर वहाँ पे वो गया है तो जाहिर सी बात है वो ये सोचेगा कि चलो यार एक ठो मिला, एक और ढूंढ लेते हैं। तो उसी जगह उसी समय पर कुछ और उसने देखा, उस प्लांट का नाम बी रख दिया। तो बी का हम अगर आइसोटाइप लेंगे तो उसी तरह का होगा, B1 या B2 तरह का, B1 या B2 उसका नाम रखेंगे। यानी उस प्लांट का पूरा एक जो झुंड था गुच्छे में उखाड़ लिया, तो प्लांट की जो स्पीशीज हो गई वो क्या हो गई, बी हो गई। लेकिन कई प्लांट उखाड़ा गया है उसी का, तो B1 B2 हो गया। एक और वहाँ पे ढूंढता है जो उसका नाम होता है सी। ठीक, सी, तो इसका क्या हो जाएगा, C1 या C2 हो जाएगा। कई तरह के प्लांट हो जाएंगे। तो ये अगर हम अलग अलग स्पीशीज की बात करें, यहाँ पे 3 स्पीशीज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 स्पीशीज आपको दिख रहे होंगे। देखिए, एक स्पीशीज ए है ये वाली, एक स्पीशीज बी है और एक स्पीशीज सी है। लेकिन जो सी की स्पीशीज है C1 और C2, बी की जो स्पीशीज है B1 B2 और ए की जो स्पीशीज है वो A1 A2, तो इसको हम लोग यहाँ पर आइसोटाइप कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटाइप। इसको क्या कहेंगे लोग, होलोटाइप। अभी बात समझ में आ रही होगी शायद।
तो ये होलो टाइप हो गया। ए बी और सी जो दिख रहा है, ए बी और सी जो दिख रहा है आपको होलो टाइप दिख रहा है। लेकिन ए के भी कई प्लांट थे, यानी A1 A2 था तो उसको आइसोटाइप कहेंगे। बी के भी कई स्पीसीज थे, B1 B2 था उसको आइसोटाइप कहेंगे। सी के कई प्लांट उखाड़े गए लिए गए तो उसको C1 C2 वो भी क्या हो जाए आइसोटाइप में आएगा। ठीक है। लेकिन पैराटाइप क्या है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, हम जब किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, चाहे हम ए की बात करें, चाहे बी की बात करें, चाहे सी की बात करें, तो जब हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो हम उसको लेकर चले कि ये होलो टाइप है, ये आइसोटाइप है, ठीक है, ये सीन टाइप है। लेकिन पैराटाइप क्या है कि पैराटाइप कह रहा है कि जो पहले स्पीसीज थी, जो स्पीसीज पहले बताई गई या पब्लिश कराई गई, उसके अलावा भी कोई एक स्पीसीज को अगर कोई आथर है और वो उसको बता रहा है तो उसे क्या कहेंगे पैराटाइप। ठीक है, मतलब होलो टाइप के अलावा भी अगर कोई पौधा है तो उसे हम क्या कहेंगे पैराटाइप कहेंगे। ठीक है, यहां पे और देखते हैं पैराटाइप के अलावा, पैराटाइप के अलावा हम देखते हैं लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या है देखेंगे। ए स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट selected from original material cited by the author when no holotype was originally selected। और when it no longer exist। कह रहा है कि अगर लैक्टोटाइप क्या होगा, लैक्टोटाइप सिंपली समझिए कि होलो टाइप पूरा खराब हो गया, कुछ समय बाद खराब हो गया, जो पब्लिश कराया गया तो वो मटेरियल क्या होगा, ओरिजिनल मटेरियल जो था वो खराब हो गया या गल गया या आग लगे जल गया। तो जो ओरिजिनल मटेरियल जल गया तो फिर उसी जगह जा करके जो नया हम मटेरियल कलेक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे लैक्टोटाइप। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नियोटाइप। नियोटाइप में क्या कहेंगे, ए स्पेसिमेन on which the name of the all the material on which थोड़ा गलत हो गया, देखेंगे ए स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन selected to serve
as nomenclature type as long as all of the material on which the name of the taxon was based is missing. ठीक है। नियो टाइप क्या होगा? नियो से याद रखिएगा नया, पूर्णतः नया। ठीक, कह रहा है कि जो आथर पहले जो होलोटाइप पब्लिश कराया था, मटेरियल लाया था, वो मटेरियल या जो उसका आइसोटाइप था वो मटेरियल या उसका कुछ भी पैराटाइप था, होलोटाइप था, आइसोटाइप था, वो सारा मटेरियल क्या हो गया? मिसिंग हो गया, आग लग गई, फूंक गया, जल गया। फिर आथर जाएगा और फिर वहां से जब कोई जो नया स्पीसीज लेकर के, नया नहीं लाएगा, जब वही प्लांट फिर से लेकर के आएगा, जो नया मटेरियल लेकर आएगा, फिर उसको हम क्या कहेंगे? नियो टाइप। लेकिन याद रहेगा कि आथर ने पहले ही पब्लिश करा चुका है इसको। अब देखते हैं हम लोग ईपी टाइप। ईपी टाइप क्या है? तो हम कहेंगे ए स्पेसिमेन selected to serve as holotype, isotype, syntype अथवा लैक्टोटाइप। cannot be critically identified for purpose of publication। मतलब है कि ईपी टाइप उसे कहेंगे जहां पर हम आइसोटाइप, सीन टाइप, लैक्टोटाइप और किसी को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें होलोटाइप कौन सा, आइसोटाइप कौन सा, सीन टाइप कौन सा, लैक्टोटाइप कौन सा, कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, उसे कहेंगे ईपी टाइप। एक और होता है टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या होगा? लिखेंगे टोपोटाइप is often the name given to a specimen collected from the same locality from which
from which the holotype was originally collected. टोपोटाइप क्या होगा? टोपोटाइप हम उसे कहेंगे कि कोई भी स्पेसिमेन का कलेक्शन हो, मतलब आथर कर रहा है, लेकिन कहाँ से? जहाँ से होलोटाइप का, जहाँ ओरिजिनली होलोटाइप कलेक्टेड किया गया था उसी जगह से और कोई स्पीसीज का कलेक्शन दोबारा हो जा रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग आइसोटाइप। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे हैं? आज हम देखे हैं कि पूरा बायोडायवर्सिटी आपका क्या होता है, बायोडायवर्सिटी कहाँ घटती है, कहाँ बढ़ती है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी कहाँ घटती बढ़ती है। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, उसके आगे कितने तरह के टेक्सोनॉमी होते हैं, अल्फा बीटा ओमेगा टेक्सोनॉमी का हम देखे हैं। फिर हम लोग देखे हैं सिस्टमैटिक क्या होता है, फिर हम लोग देखें नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, उसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग देखे हैं। फिर टाइपिफिकेशन देखें, टाइपिफिकेशन हम लोग 8 तरह के जो डिफरेंट तरह के टाइपिफिकेशन है। थोड़ा समझना कठिन है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है, इसको आप एक प्रॉपर नोट्स में लिखिए, बनाइए और लिखिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, ये आपके आगे भविष्य में जरूर काम देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक उन बच्चों को शेयर करिए जिनको ये नीड होती है, जिनको ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।